मूर्खों की बस्ती में ऐसे बुद्धिमान मिलते हैं जो अपनी बुद्धि को कायल सारी जहां को मूर्ख समझते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी। तो बढ़ते हैं हमारे आज की यूट्यूब वीडियो की ओर। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारे देश के किसानों के साथ क्या हुआ है। तो हमारे देश के किसानों के साथ वही हुआ है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ 1991 में हुआ था। यह कानून काला है, इससे किसानों की ज़मीन चली जाएगी। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि कानून कितना काला है, कितना पीला है, कितना नीला है, कितना हरा है और कितना लाल है। कई लोग कह रहे थे कि ये नए कृषि कानून असंवैधानिक हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कोई भी कानून के संवैधानिक और असंवैधानिक होने का कैसे पता चलता है। तो कोई भी कानून के असंवैधानिक होने के सिर्फ 3 ही कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, यानी कि आर्टिकल 13। अगर कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली वायलेट कर रहा है तो वो कानून वहीं पर नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि वो हमारे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, यानी कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स को भी वायलेट नहीं करना चाहिए। अब ये स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है आइए जानते हैं। तो अब आते हैं आर्टिकल 246 पे। आर्टिकल 246 में मेंशन्ड है लिस्ट्स। जी हाँ, ये लिस्ट आपने क्लास 10th में एनसीईआरटीज़ में पढ़ी ही होगी। 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सबसे पहले आते हैं यूनियन लिस्ट पे, यानी कि केंद्र की सूची। इसमें वो टॉपिक्स दिए हुए हैं जिस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरी आती है स्टेट लिस्ट। इसमें वो टॉपिक दिए हुए हैं जिस पर कानून सिर्फ राज्य सरकारें बना सकती हैं। तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समावर्ती सूची। इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि दोनों का अलग अलग एरिया है ज्यूरिसडिक्शन का और दोनों एक दूसरे के कानून नहीं बना सकते। तो अब आते हैं आर्टिकल 254 पे। सपोज़ करिए कि एक कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बना दिया है। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि किसका कानून वैलिड होगा, किसका इनवैलिड होगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल 254 में कि ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही वैध कहलाए। तो अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पर। उसमें अपन पहले आते हैं स्टेट लिस्ट पर। तो स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 14 में लिखा है कि एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। उसके बाद एंट्री नंबर 26 में लिखा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट इज़ ऑल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट। उसके बाद एंट्री नंबर 26 में लिखा है कि प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट इज़ ऑल्सो अ स्टेट सब्जेक्ट। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कानून आखिरकार बना ही कैसे दिया, ये कानून तो बिल्कुल इनवैलिड है फिर। तो ये आपका सबसे पुअर डिफेंस होगा। तो मूल संविधान में ऐसा ही था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात समझ में आ गई थी कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को स्टेट के भरोसे छोड़ना बहुत ही खतरनाक होगा। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल में ये सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को डाल दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बचा लिया। तो अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पर। तो इसकी एंट्री नंबर 33 में लिखा है प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सारे सब्जेक्ट स्टेट के साथ साथ सेंट्रल के भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इन सब मामलों में सेंटर भी इंटरवीन कर सकता है। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो क्लैश होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। इसी कारण स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 26 और 27 में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेंशन्ड इन एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। इसका ये मतलब है कि जहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा वहाँ पर प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस कॉन्करेंट लिस्ट को दी जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो तीनों फार्म लॉज पास किए हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 से पास किए हैं। अब आते हैं हमारी गवर्नमेंट पर। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए जाएंगे तब तक किसानों के लिए कोई बात बनेगी नहीं, यानी कि किसानों का कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। तो यही रीज़न के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 123 के अंडर में एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। अब ऑर्डिनेंस क्या चीज़ होती है? तो ऑर्डिनेंस एक तरीके का लॉ है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फोर्स में लाते हैं यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे, जिसकी वैल्यू एक एक्ट के बराबर होती है जो कि हमारा इंडियन पार्लियामेंट पास करता है। ऑर्डिनेंस के बारे में ये खास बात है कि वो तभी लाया जाता है जब हमारी पार्लियामेंट बैठी ना हो, यानी कि हमारी पार्लियामेंट वर्क नहीं कर रही हो। ऑर्डिनेंस के बारे में एक चीज़ और अच्छी है कि
कि उसको 6 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है। यानी कि अगर वो 6 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ तो वह नल एंड वॉइड यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आते हैं पार्लियामेंट में बिल पास करने को लेके। तो लोकसभा यानी कि 543 मेंबर्स, 282 चाहिए रहते हैं मेजॉरिटी के लिए। अकेले बीजेपी के पास ही 303 सांसद हैं, यानी कि 303। और अगर अपन एनडीए को ले लें तो 333। अगर अपन शिवसेना और अकाली दल दोनों को हटा दें तो, लेकिन शिवसेना ने भी फेवर में वोट किया। तो लोकसभा तो मतलब सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल था, आराम से निकाल लिया। अब आते हैं राज्यसभा पे। 242 सीट्स थी, 122 मेजॉरिटी के लिए चाहिए थी। यहाँ पर मामला थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि एनडीए के पास 105 से 110 सांसद प्रेजेंट थे 20 सितंबर को। और इसमें इनको फ़ायदा ज़रूर हुआ एनडीए को, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और टीआरएस, ये सभी पार्टीज़ ने गवर्नमेंट को कहा था कि या तो हम आपको वोटिंग में पार्टिसिपेट करके जिताएंगे या तो हम वॉकआउट करेंगे। तो ये तो एनडीए के साथ ही थी। अब आते हैं यूपीए के साइड। तो यूपीए के पास भी करीब 100 सांसद तो थे ही, और मामला थोड़ा सा फंस रहा था, क्योंकि अगर 4-5 सांसद कहीं पलटते तो दिक्कत हो सकती थी सरकार को। लेकिन यूपीए के साइड छोटी सी गलती हुई कि शिवसेना ने सही टाइम में वॉकआउट किया, एनसीपी ने भी वॉकआउट किया। आखिरकार करते क्यों नहीं? शिवसेना तो लोकसभा में फेवर में वोट डाल के आ रही थी, तो राज्यसभा में अगेंस्ट में कहाँ से वोट डालती? एनसीपी के साथ सेम दिक्कत थी। एनसीपी ने महाराष्ट्र में ऐसे ही सेम कानून के लिए समर्थन दिया था, तो यहाँ आकर विरोध कैसे करती? तो जैसे जैसे राज्यसभा की कार्यवाही आगे बढ़ती गई, हंगामा भी बढ़ता ही गया। तो अंत में यूपीए ने डिमांड किया कि क्यों ना इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। तो इस बात को डेप्यूटी चेयरमैन सर ने हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर और प्रहलाद जोशी जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कही। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रहलाद जोशी जी ने साफ कर दिया कि हम तो इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि इनका टाइम निकल जाता और बाद में कब संसद बैठती ये तो उस टाइम भी फाइनल नहीं था। अब नंबर गेम में एक और फ़ायदा एनडीए को ये हुआ कि यूपीए के जो सांसद थे वो एनडीए के सांसदों के कंपैरिजन में ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि यूपीए का नंबर जो है वो गिर गया। अब वॉइस वोटिंग हुई बिल को पास करने के लिए, उस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए कि वॉइस वोटिंग सरकार ने जानबूझ के कराई क्योंकि सरकार के पास मेंबर्स कम थे, ऐसा वैसा, हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बहुत सारे मतलब कानूनी प्रक्रियाओं का दुहाई दी गई। लेकिन आखिरकार अपन भी जान लेते हैं कि वॉइस वोट क्यों कराई गई। एक्चुअल में क्या है, आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि कोई भी बिल को पास करने के लिए वोटिंग होती है, तो जो भी मेंबर रहता है उसके स्पेसिफाइड सीट में ही आपने देखा होगा बटन्स होते हैं जिससे वो वोटिंग करते हैं। लेकिन क्या हुआ, कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण सारे सांसद अपनी सीट पर नहीं बैठे हुए थे। यहाँ तक कि मीडिया गैलरी में भी सांसद बैठे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी तो करना था। अब वोटिंग के लिए एक नियम ये भी है कि हर मेंबर अपनी ही अलॉटेड सीट पर होना चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं पाया कोरोना काल के चलते। तो अब सरकार ने वॉइस वोट को चुना। अब वॉइस वोट में भी क्या है कि अगर जो वहाँ पर चेयरमैन जो बैठा हुआ है, अगर उसको लगता है कि वॉइस वोट जो है इनफ है सरकार को बिल पास करने के लिए, तो वो फिर आगे हेड काउंट के लिए नहीं जाते हैं। और ये बात स्पीकर सर भी जान रहे थे कि जो सांसदों की अटेंडेंस थी उसमें एनडीए के पास ज़्यादा सांसद थे और यूपीए के पास कम सांसद थे, तो हेड काउंट में जाने का कोई मतलब तो था ही नहीं। और प्लस वॉइस वोट से तो बिल पास ऑलरेडी हो ही चुका था। अब जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, कई लोगों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आखिरकार वो जाते, लेकिन क्या हुआ कि वो फंस गए, क्योंकि आर्टिकल 122 में ये लिखा हुआ है कि संसद की कार्यवाही पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, यानी कि दखलंदाजी नहीं कर सकता। वहाँ जो भी कार्यवाही हो रही है उसके लिए संसद जिम्मेदार है, और वहीं पर जो भी मामला का निपटारा होना है वो वहीं पर होगा, कोर्ट्स में कुछ भी नहीं होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए अगर राज्यसभा में भी बिल पास नहीं होता, रुक जाता, तो क्या होता? तो हमारी यूनियन कैबिनेट जो है, प्रेसिडेंट साहब को सिफारिश करती कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया जाए। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को मोस्टली लोकसभा के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर या राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, और उसमें लोकसभा राज्यसभा सभी के मेंबर्स को बुलाया जाता है और वहाँ पर नॉर्मल वोटिंग की जाती है। अब अगर आप गणित देखें तो लोकसभा में 543 सीट्स हैं, राज्यसभा में 242 सीट्स हैं। अगर आप इन सबको मिलाएं तो टोटल सीट्स हो रही है 785। मेजॉरिटी के लिए चाहिए 393,
अकेले एनडीए के पास सिर्फ लोकसभा में ही 333 सीट्स हैं। अगर आप शिवसेना के 18 और शिरोमणि अकाली दल के 2 सीट्स को हटा दें तो, और राज्यसभा में एनडीए गवर्नमेंट के पास मैंने आपको बताया है कि 100 के ऊपर तो सीट्स थी ही, तो इसको सबको मिलाया जाए तो 433 तो ऐसे ही बन रहा था। 393 चाहिए, 433 यहाँ बन रहा है। कितनी भी गंदी स्थिति होती, आराम से बिल पास हो रहा था। तो आप हो हल्ला मचाने के लिए कह सकते हैं कि हो सकता है बिल पास नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, राज्यसभा में ज़बरदस्ती पास किया गया, लेकिन आखिरकार बिल तो पास होना ही था। तो कुछ लोग हो हल्ला मचाने के लिए बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये बिल्स राज्यसभा से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, यानी असंवैधानिक तरीके से, या यूँ कहें अवैध तरीके से पास किए गए, लेकिन वो सिर्फ कहने की ही बात है। और अगर हेड टू हेड काउंट भी होता तो कांग्रेस ये बात बहुत अच्छे से जान रही थी कि हम बुरी तरीके से यहाँ पर फंसने वाले हैं, क्योंकि हेड काउंट में तो ये बात साफ हो जाती और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट 5 से 7 वोट से आराम से जीत जाती। तो मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख ही दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये डिसाइड करें कि ये सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशनली पास हुए या अनकॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि वैध तरीके से पास हुए या अवैध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।